इसके आगे है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। छठा है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारकों का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के प्रभावी कारणों में पश्चिम के क्रांतिकारी विचारकों का भी प्रभाव माना जाता है। ये पश्चिम के जो क्रांतिकारी विचारक हैं वो स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। और स्वतंत्रता से संबंधित जो विचारक हैं जैसे गैरीबाल्डी है, इसके साथ साथ में हम लेते हैं वाशीघटन, इसके साथ मील बैंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जितने भी जो विचारक हैं वो विचारक स्वतंत्रता के प्रतिपादक और स्वतंत्रता के विचारों को प्रतिपादित करने वाले विचारक माने जाते हैं। और इनके विचारों के माध्यम से ही विश्व के अनेक देशों में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं के माध्यम से उनको उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद से क्या मिली है? मुक्ति मिली है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के इन विचारों में जैसे जर्मन व इटली का एकीकरण, इस प्रकार की जो घटना है ये घटना भी पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की 1917 की क्रांति। ये जो घटनाएं हैं, जर्मन और इटली का एकीकरण होना है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है और रूस की 1917 की जो क्या है? क्रांति है। ये जो क्रांति है वो स्वतंत्रता को क्या कर रही है? प्रतिपादित कर रही है। और इनकी स्वतंत्रता के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे शासन को ही क्या किया गया है? शासन के ढांचे को ही बदल दिया गया है। तो हम इसके माध्यम से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो भारत के अंतर्गत उग्रवादियों का जो दौर था, उग्रवाद था, भारतीय युवा वर्ग था, ये युवा वर्ग ये स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के अंतर्गत भी क्रांति के माध्यम से क्या की जा सकती है? आजादी को प्राप्त किया जा सकता है। और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह अंग्रेजी शासन का डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम पूरी तरह से उग्रवादी आंदोलन कर जो साधन अपना रहे हैं, जिनके अंतर्गत भारत में जो हिंसात्मक जो निष्क्रिय प्रतिरोध का जो वातावरण बना, और निष्क्रिय प्रतिरोध का जो वातावरण के साथ साथ में उन्होंने क्या किया है? जो एक राष्ट्रीय शिक्षा है, स्वदेशी की धारणा है, बहिष्कार है, हड़ताल और प्रदर्शन है, इनके माध्यम से भारत को क्या कर सकते हैं? एक राष्ट्रवाद की लहर को और भी ज्यादा तेज किया जा सकता है, जो उसकी स्वतंत्रता के संबंध में लोगों को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो विदेशी जो घटनाएं हैं, वो विदेशी घटनाएं भारत में भी क्या हो रही है? प्रोत्साहन का कारण बन रही है। और प्रोत्साहन के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि एक आजादी के लिए एक नए चरण के दौर के माध्यम से
भारत के राष्ट्रवाद को नई मजबूती प्रदान कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत पश्चिम की जो क्रांतिकारी जो विचारक हैं, उन विचारकों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के माध्यम से भारत में उग्रवाद का दौर क्या हुआ, शुरू हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे लाल बाल और पाल का नेतृत्व, लाल बाल और पाल का नेतृत्व। भारतीय राष्ट्रवाद के जो उग्रवादी चरण हैं, उन उग्रवादी चरणों के अंतर्गत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो पहली बार उदारवादियों के प्रति जो असंतोष प्रकट किया गया है, उदारवादियों के प्रति क्या किया गया है, असंतोष प्रकट किया गया है। इस असंतोष में सबसे पहले जो उन्होंने स्वराज की जो कल्पना की है, स्वराज की जो कल्पना की है, वो बाल गंगाधर तिलक ने की है। किसने की है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को प्राप्त करने के लिए उदारवादियों की क्या की है, आलोचनाएं की है। इस आलोचना में सबसे बड़ा आधार इसको माना जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक स्वराज को लेकर के भारत के अंतर्गत एक जन जागृति का आंदोलन चला। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसलिए ये जो स्वराज है वो भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार से क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। और जन्म सिद्ध अधिकार को लेकर के क्या किया जा सकता है, इसका मतलब है अधिकार। यहां पर किस बात पर जोर दिया गया, अधिकार। अंग्रेज अधिकारों को चाह करके भी क्या नहीं कर सकते, भारतीयों के अधिकार नहीं छीन सकते। क्यों कि अधिकार व्यक्ति की वे परिस्थितियां होती हैं जिसको क्या किया जा सकता है, राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक उग्रवादी आंदोलन तैयार कर रहे हैं। और उग्रवादी आंदोलन तैयार करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के अंतर्गत जो क्या किया गया था, 1905 के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, 1905 के अंतर्गत जो बनारस का अधिवेशन हुआ, 1905 के अंतर्गत जो बनारस अधिवेशन याद देना, बनारस अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बताइए। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। और 1905 के बनारस अधिवेशन के अंतर्गत स्वराज को लेकर के क्या किया गया था, मुहिम छेड़ी गई थी। और इसके लिए ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत 1905 में लेकर के दोनों के बीच में क्या चली, जो बनारस अधिवेशन में, इसके अंतर्गत राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति, उन्होंने उदारवादियों ने जो क्या किया था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, कौन सी नीति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। इस राजनीतिक भिक्षावृत्ति की उसने क्या की थी, आलोचना की थी। और इस आलोचना को लेकर के उन्होंने क्या किया कि उदारवादियों से जो 1907 में आते आते जो सूरत अधिवेशन हुआ, उस सूरत अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, जिसमें एक गर्मपंथी और एक नरमपंथी के रूप में उनका क्या हुआ था, उदय हुआ था। और दोनों का मूल उद्देश्य भारत में राष्ट्रवादी वातावरण तैयार करना था। और इस राष्ट्रवादी वातावरण के जरिए ही क्या किया जा सकता है, भारत के अंतर्गत एकता और अखंडता का, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों भारतीय आजादी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। दोनों का उद्देश्य अंग्रेजी शासन में स्वशासन की प्राप्ति करना है। लेकिन इस स्वशासन की प्राप्ति करने के दोनों के जो तरीके हैं
दोनों के अलग अलग तरीके हैं और उस तरीके को लेकर के उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में मतभेद है। और मतभेद होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि उदारवादी अंग्रेजी शासन को न्यायप्रिय, उनके हर एक प्रकार के कार्यों को वरदान मानता है, जबकि जो उग्रवादी हैं उनकी इस प्रकार की नीति की राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर के उनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और इसी की वजह से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का वातावरण तैयार करके एक राष्ट्रीय शिक्षा का वातावरण चलाया, जो राष्ट्रीय शिक्षा उन्होंने पूरी तरह से किसके अंतर्गत, हमारा उद्देश्य दया याचना नहीं है। देखिए लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, हमारा उद्देश्य दया याचना करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात लाला लाजपत राय ने क्या कहा, हमारा उद्देश्य अंग्रेजों से हमारी आजादी की दया याचना करना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अंग्रेजों के समान अपने मानसिक और अपनी शारीरिक सुदृढ़ता को मजबूत करना होगा, जब जाकर के हम नेतृत्व और निर्णय करने में कामयाब होंगे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ सकेंगे। तो यही जो वातावरण है, जो आत्मनिर्भरता का वातावरण बना रहा है, और आत्मनिर्भरता के अंतर्गत जो एनी बिसेंट ने जो बात कही है, वो केवल किसके लिए आत्मनिर्भर, स्वावलंबन के माध्यम से राष्ट्रवाद की रणनीति तैयार करनी है। इस प्रकार लाल बहादुर पाल ने जो नेतृत्व किया और जो निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई, जो बहिष्कार की नीति अपनाई, राष्ट्रीय शिक्षा का जो वातावरण तैयार किया, वो एक जन जागृति देने वाला कार्य था। और इस जन जागृति के कारण ही हमारे देश के अंतर्गत उग्रवादी आंदोलन का जो आधार है वो तैयार हुआ, और इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा असंतोष तैयार हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवाद का जो उदय है, उसमें सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारणों में अगर किसे माना जाता है तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन एक भारत का ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारतीय हितों को कुठाराघात करने के लिए हर प्रकार की नीति अपनाए रखना चाहता था, जिससे वो भारत को पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत पूरी तरह से कमजोर बनाना चाहता था। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था
फूट डालो राज करो की नीति, और फूट डालो राज करो की नीति अपना करके वो भारत के अंतर्गत जो एकता और राष्ट्रवादी जो वातावरण था, उस वातावरण को क्या करना था, कमजोर बनाए रखना था। तो हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन था, उस लॉर्ड कर्जन ने हम इस देश के अंतर्गत गवर्नर जनरल के रूप में रहते हुए ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से भारत के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा असंतोष तैयार हुआ। और इस असंतोष होने के पीछे इनकी प्रमुख नियम है, जिसमें सबसे पहला ये है 1851 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया वो 1891 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ध्यान देना, ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम क्या था कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम के अंतर्गत अनेक भारतीय लोग कार्यरत थे। भारतीय कार्मिक क्या करते थे, कार्यरत थे। तो गवर्नर जनरल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नीति थी कि इस एक्ट के जरिए उसने क्या कर दिया, भारतीय जो सदस्य थे, इन भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी। भारतीय जो सदस्य संख्या थी इसको बिल्कुल ही क्या कर दी, न्यून कर दी, मतलब घटा दी गई, जिससे बहुत जो इस अधिनियम के तहत जो अनेक भारतीय जो लोग कार्यरत थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत कॉर्पोरेशन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय हितों को सबसे बड़ा क्या मिला, कुठाराघात किया गया। उसके बाद में 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत भारतीय जो विश्वविद्यालय थे जिनके अंतर्गत भारतीय जो गैर भारतीय सदस्य थे, उसकी जो संस्कृति के आधार पर या उनकी सदस्यता के आधार पर जो रिजर्व सीटें हुआ करते थे उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे भारतीय लोगों को क्या किया गया, भारतीय लोग इसके अंतर्गत पिछड़ते गए और अंग्रेजी शिक्षा की ओर एक ऐसे गुलाम वर्ग को तैयार करना था कि वो मन और मस्तिष्क से तो भारतीय हो लेकिन कार्य से, उनके विचार से, उनके दिमाग से क्या हो, वो एक अंग्रेज हो। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो हो तो भारतीय लेकिन वो अंग्रेजों के प्रति समर्पित हो, निष्ठा हो, समर्पण हो और उनके कार्यों का, उनके हितों का अनुसरण करने वाला वर्ग हो। तो इस प्रकार का अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि पूरी तरह से भारतीय, इसके अलावा आप देख सकते हैं शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इस शस्त्र अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कोई भी अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र रख सकता है, लेकिन कोई भी भारतीय अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखेगा। तो ये शस्त्र जो अधिनियम था वो एक अंग्रेजों को शस्त्र रखने की स्वीकृति यानी लाइसेंस
लाइसेंस प्रदान करता है और ये लाइसेंस केवल अंग्रेजों को ही दिया जाता था और भारतीयों को नहीं दिया जाता था। तो इससे बहुत ज्यादा क्या हुई, असमानता पैदा हुई। इसलिए अंग्रेज भारतीयों के प्रति एक दुर्बलतापूर्ण नीति अपनाई, एक निर्दयतापूर्ण नीति अपनाई और इस निर्दयतापूर्ण नीति अपना करके वो भारतीय हितों को क्या करने लगे, कुठाराघात करने लगे। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो नीति अपनाई, जो भी अपने गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए कार्य किया, उसमें भारतीयों के हितों को बहुत ज्यादा कुठाराघात, दुर्बलतापूर्ण और निर्दयतापूर्ण कार्य किया, जिससे भारतीय हितों को बहुत ज्यादा प्रभावित होने का कार्य किया गया। इसके अलावा इसके कार्यकाल के अंतर्गत लॉर्ड जॉर्ज सप्तम भारत में आया और भारत के अंतर्गत इसके सम्मान के लिए, इसके सम्मान के लिए जॉर्ज सप्तम जो उस समय का क्या है, महाराजा है, तो उसके सप्तम के समय में ये जब विक्टोरिया ये भारत में आई, तो भारत में आने के लिए शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत क्या किया गया, बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पानी की तरह पैसे बहाए गए और जो भारतीयों की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पूरी तरह से जो निर्धनता का जो वातावरण बना हुआ था, जो दुर्दशा का जो वातावरण था, उस दुर्दशा के वातावरण को अनदेखी की गई और इस अनदेखी करने के कारण भारत में इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्या हुई, एक बहुत बड़ी एक आधार तैयार हुआ, एक बहुत बड़ा असंतोष तैयार हुआ, जिसके कारण हम उग्रवाद के उदय होने के कारण माने जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने इसके अलावा और देख सकते हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन भारतीय एकता और अखंडता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, भारतीय एकता और अखंडता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो अंतिम जो प्रयास था वो बंगाल विभाजन था। और बंगाल के विभाजन के बाद भारत के अंतर्गत तीव्र असंतोष की लहर पैदा हो गई और ये तीव्र जो असंतोष की लहर पैदा हुई, उस असंतोष की लहर से उग्रवादी ने हमारे देश का ऐसे समय में नेतृत्व किया जिस समय पूरा राष्ट्र एक क्रांति की ज्वाला में क्या हो रहा था, जल रहा था। तो ये केवल अंग्रेजों के प्रति होने वाला एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार था कि वो कूट डालो राज करो की नीति अपना करके भारतीयों के साथ में क्या करना चाहते थे, हमेशा के लिए उनका दमनात्मक नीति अपनाए रखना चाहते थे और जिसका भारतीयों ने पूरी तरह से क्या किया, विरोध किया। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप ही भारत के अंतर्गत एक जन आंदोलन तैयार हुआ और इस जन आंदोलन का जो नेतृत्व था वो उग्रवादियों के द्वारा किया गया, जिसको हम भारतीय राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण उग्रवादियों के काल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रवाद के उदय होने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों के अंतर्गत जाना जाता है। तो हमने भारतीय राष्ट्रवाद को ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी माना जाता है। तो कई बार ये छोटा 5 नंबर का प्रश्न है और कई बार ये जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के चरण के क्या कारण थे और उनमें तुलना भी पूछ ली जाती है कि उग्रवाद और उदारवादियों के उदय के कारणों में क्या अंतर माना जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा, पहले उदारवादियों के उदय के कारण देखा था और 2 नंबर पर हमने देखा है उग्रवादियों के उदय के कारण। और उग्रवादियों के उदय के कारणों में जैसे कि हमने देखा 1892 का सुधार अधिनियम है, इसके साथ में धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो आधार है वो है, इसके साथ साथ में आर्थिक असंतोष है, प्राकृतिक आपदाएं हैं,
इसके साथ इसके अलावा भारतीयों के साथ जो कटुता और अंग्रेजों का जो अहंकारपूर्ण व्यवहार है, उस प्रकार का वातावरण है, विदेशों में भारतीयों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भारत को कुत्तों के नाम से, भारतों को निग्रो, हबसी और अनेक अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाने लगा है, जिससे भारत में असंतोष का वातावरण पैदा हुआ। और इसके साथ साथ में उस समय में जब भारत का जो असंतोष है वो चरम सीमा पर था, ऐसे समय पर लाल बाल पाल ने नेतृत्व किया, और ये लाल बाल और पाल के द्वारा जो नेतृत्व किया गया है, जो हमारे राष्ट्रवाद को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि ऐसे समय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा का वातावरण हुआ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ओर भारतीयों का क्या हुआ, झुकाव बढ़ा, हिंदुत्व की संस्कृति की ओर प्रेरणा मिली। अरविंद घोष, एनी बेसेंट और जो भारतीय जो हिंदुत्व से ओतप्रोत जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने भारत को अपनी जो संस्कृति है उसकी ओर आकर्षित करने का काम किया। इसके साथ साथ में लॉर्ड कर्जन का ऐसा कार्य है जो भारतीयों के हितों की अनदेखी करके अपने शाही सांस होकर के अंतर्गत जीवन जीने की जो तौर तरीके हैं वो भारतीयों में असंतोष का वातावरण फैलाता है। और अंततः जो सबसे बड़ा मुख्य कारण बना कि कूट डालो राज करो की नीति, जो बंगाल का विभाजन है, वो बंगाल का विभाजन भारतीय की आत्मा को ही झकझोर कर देता है, और इसके माध्यम से भारतीयों को पूरी तरह से उग्रवादी एक आंदोलन तैयार होने का आधार तैयार होता है। और ये आधार तैयार हुआ जिसकी एक मिसाल है वो कब जाकर के टूट हुई कि आपको पता है कि बनारस का जो अधिवेशन है, बनारस अधिवेशन, और बनारस अधिवेशन हुआ 1905 के अंतर्गत, और 1905 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की आलोचना की, उदारवादियों की क्या की है, आलोचना की है। और ये आलोचना उसकी किसकी वजह से की है, ये आलोचना की है राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर के इनकी आलोचना की है। और ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति उनको क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय हमारे जो देश है उस देश के अंतर्गत जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इस बंगाल विभाजन को भारत में एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके दिवस के रूप में एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और शोक मनाए जाने के कारण उदारवादियों ने भी इस नीति को पूरी तरह से अंग्रेजों की एक सहन शक्ति को आधार माना। उनको फिर भी अंग्रेजों के प्रति जो कृतज्ञता था, उनके प्रति जो सहानुभूति है, उनके प्रति जो न्याय का जो वातावरण है, उस न्याय के वातावरण के कारण उग्रवादियों ने तीव्र असंतोष प्रकट करते हुए राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति कह करके उसकी क्या की, आलोचना की। और तिलक ने अपने इस उद्देश्य में स्वराज के संकल्प की क्या कर दी, घोषणा कर दी, और उसमें ये कह दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। और उसके लिए अनेक प्रकार से अनेक ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया, जगह जगह पर ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जन जागृति, समाचार पत्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की जो भारत के अंतर्गत जो एक प्रकार की जो वातावरण तैयार किया गया, जिससे भारत को एक राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने का आधार तैयार हुआ। और इसके आधार पर 1907 में जाते जाते सूरत अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, इस सूरत अधिवेशन के अंतर्गत 1907 के अंतर्गत, सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 के अंतर्गत। और इस सूरत अधिवेशन के अंतर्गत ये जो ये कांग्रेस की, पहले कांग्रेस के अंतर्गत जो ये कांग्रेस में जो असंतोष का जो वातावरण बन रहा है, और ये असंतोष का वातावरण अब जाकर के 1907 के अंतर्गत ये सूरत अधिवेशन में ये क्या हो गई, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी बोस ने, जिसे कहती रास बिहारी बोस ने की।
और इस समय के अंतर्गत क्या किया गया था कि ये कांग्रेस क्या हो गई 1960 में दो भागों में बट गई, जिसमें एक का है उदारवादी और दूसरा है उग्रवादी। दूसरा क्या है? उग्रवादी। तो इस प्रकार हम अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक का जो कार्यकाल है वो उदारवादियों का है और 1906 से लेकर 1919 तक का जो वातावरण है वो उग्रवादियों का काल है। इससे पहले हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो कांग्रेस केवल एक संस्था के रूप में ही राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रही थी और फिर जाकर के हमारे देश के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वातावरण का आधार तैयार होता है। तो हमने देखा कि ये जो राजनीतिक जो आधार है, इस राजनीतिक आधार पर भारत के अंतर्गत एक सबसे बड़ी जो लहर है वो एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में चल रही है और हम अब इसके आगे के चरण में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के जो उग्रवादियों के द्वारा जो आंदोलन के जो तरीके थे वो कौन कौन से अपनाए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी आता है और ये परीक्षाओं में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी आता है। तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहले स्वराज की जो घोषणा थी वो कब की गई थी? तो आप बताएंगे स्वराज की जो घोषणा थी वो बनारस अधिवेशन में 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। आप देखेंगे सबसे पहली बार कांग्रेस में सबसे पहली बार असंतोष कौन से अधिवेशन में देखने को मिला? तो आप बताएंगे बनारस अधिवेशन के अंतर्गत मिला। आप ये देखो कि उदारवादियों की क्या क्या करके आलोचना करते थे? तो आप बताएंगे राजनीतिक भिक्षावृत्ति। आपको पूछा जाएगा कि तिलक का एक मुख्य वो उद्घोष क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन है वो कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी और उसके अंतर्गत कांग्रेस दो भागों में बटी, जिसको एक को कहते हैं नरम, एक को हम नरम भी कहेंगे और दूसरे को कहेंगे गरम। इनका दो नाम है। इसको नरम को हम उदारवादी कह सकते हैं और गरम को हम उग्रवादी कह सकते हैं। ये दोनों विचारधारा है। लेकिन ये स्वयं बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि हमें जो उग्रवादियों की जो उपाधि मिली है वो अपने लक्ष्यों से नहीं बल्कि हमारे साधनों से मिली है। ध्यान देना, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमें जो उग्रवादियों की जो उपाधि मिली है वो हमारे लक्ष्यों से नहीं बल्कि हमारे साधनों से मिली है, क्योंकि हमने हमारे राष्ट्रवाद के लिए जो हमने देशभक्ति का जो कार्य किया है वो पूरी तरह से जो उग्रवादी तरीके अपना करके उसे प्राप्त करने की कोशिश किएंगे, क्योंकि अंग्रेज साम्राज्यवादी हैं और साम्राज्यवाद अपनी सीमाओं में विस्तार करना चाहता है। वो हमारे इस उदारवादी तरीके की नीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लाला लाजपत राय ने भी क्या कहा? लाला लाजपत राय ने भी ये अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रिटिश सरकार एक व्यवसायी है। ब्रिटिश सरकार क्या है? एक व्यवसायी है। वो दबाव की भाषा को ही अच्छी तरह से समझ सकती है। किसकी भाषा को? दबाव की भाषा को ही समझ सकती है। अतः हमें दबाव की भाषा के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा और उस क्रांति में निष्क्रिय प्रतिरोध शब्दों का इस्तेमाल किया है। कौन से शब्दों का? निष्क्रिय प्रतिरोध शब्दों का। निष्क्रिय प्रतिरोध शब्दों का मतलब किससे लिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर, जहां पर उदारवादी बिल्कुल अहिंसा की नीति पर काम कर रहे हैं। कौन सी नीति पर? अहिंसा पर, संवैधानिक शासन। इनका मूल उद्देश्य कौन सा है? संवैधानिक शासन, संवैधानिक नीति के आधार पर काम कर रहा है। और ये जो काम कर रहे हैं वो निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है कि ये जो काम करेंगे आवश्यकता पड़ने पर ये हिंसा का भी सहारा ले सकते हैं।
इनके अंतर्गत निष्क्रिय प्रतिरोध इस प्रकार की नीति है, क्योंकि ये तो केवल संवैधानिक तरीका ही इनका आधार है और संवैधानिक तरीके के अंतर्गत ये केवल इतना जानते हैं कि हम याचना करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे, हैं, और डेलीगेट अपना भेज करके क्या करना चाहेंगे, अपनी मांग को मनवाना चाहेंगे, और ये क्रमिक सुधारों पर आधार पर क्या करना चाहते हैं, स्वशासन की प्राप्ति करना चाहते हैं। जबकि उग्रवादी जो स्वशासन की प्राप्ति करना चाहते हैं वो केवल संवैधानिक साधनों के साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध, और निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ये है कि इन आवश्यकता पड़ने पर हिंसा भी की जा सकेगी, और हिंसा के लिए वो क्या करेगा, इन अंग्रेजों का सामना करेगा। तो इसके लिए उन्होंने जैसे बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, और हड़ताल है, विरोध प्रदर्शन है, इनका भी साधन लेकर के क्या किया जाएगा, अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाएगा। और इस वातावरण में, हालांकि ये एक प्रकार का लक्ष्य है और इसको पूरी तरह से जनवादी बनाने का, एक जन जन का आंदोलन बनाने का जो आधार है वो उग्रवादियों ने तैयार किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो उग्रवादी हैं वो पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। हालांकि उदारवादियों के बारे में भी ये कहा कि अगर एक उदारवादियों ने अगर इस प्रकार का कार्यक्रम 30 वर्षों के अंतर्गत अगर इस प्रकार का वातावरण तैयार नहीं किया होता तो गांधी का जो सत्याग्रह है वो भी सफल नहीं होता। वो सफल क्यों नहीं होता? वो सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भारतीय आजादी की जो परिपक्वता थी, भारतीय आजादी के लिए जो लोगों में अथाह उत्साह का जो वातावरण तैयार किया वो उदारवादियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। इसके आगे हम देखेंगे उग्रवाद के साधन, उग्रवाद के साधन या तरीके। उग्रवादियों ने जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन का जो क्या किया है, एक आधार तैयार किया है, उस आधार तैयार करने का क्या तरीका था, उन्होंने कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई, कौन से ऐसे कार्यक्रम अपनाए, कौन से ऐसे लक्ष्य तय किए गए जिसके माध्यम से अंग्रेजों का क्या किया जा सकता है, अंग्रेजों को भारतीय शासन व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है और उससे स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो उनमें सबसे पहले जो प्रभावी तरीका है, उस प्रभावी तरीके को हम सबसे पहले देख सकते हैं, एक नंबर पर है निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, और निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? तिलक ने किया है। सबसे पहली बार इसने प्रयोग किया है, तिलक ने किया है। और तिलक ने ये देखे, तिलक का जो निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब यह है कि आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है। निष्क्रिय का मतलब सीधे शब्दों में होता है जो बिल्कुल निष्क्रिय हो। निष्क्रिय का मतलब होता है कि वो कार्य करने के लिए क्या है, जैसे जिसको आगे जाकर के गांधी ने इस निष्क्रिय को क्या किया, गांधी जी ने आगे जाकर के इस निष्क्रिय प्रतिरोध को ही किसका नाम दे दिया? असहयोग। किसका नाम दे दिया? असहयोग का बना। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। निष्क्रिय का मतलब है भाग नहीं लेना। शासन में भाग नहीं लेना।
हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में हम कहेंगे बहिष्कार। इसका मतलब है बहिष्कार शब्द का सबसे पहले जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तिलक के द्वारा किया गया। और तिलक के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन की नीति का बहिष्कार करना और साथ साथ में इनकी नीति है, वस्तुएं हैं, विचार हैं, इनकी जो भी है इसका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। और बहिष्कार के द्वारा ही क्या किया जा सकेगा? अंग्रेजी शासन को भारत में घुटने टेकने के लिए क्या किया जा सकता है? मजबूर किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी एक भारतीय नागरिक के साथ अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या किया जा सकता है? क्या किया जाता है? अंग्रेजी शासन के द्वारा उसका अहित किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है, अपमानित किया जाता है या उसको उसका अन्याय, शोषण, अत्याचार किया जाता है, किसी दुर्भावना से क्या है? ग्रसित है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि उस एक व्यक्ति को जो अन्याय अंग्रेज सरकार ने दिया है उसके खिलाफ बहुत से जो सदस्य हैं वो बहिष्कार की नीति अपनाएं। और बहिष्कार की नीति अपना करके, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों की सहायता के माध्यम से ही भारत में क्या करते हैं? शासन करते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे असंख्य भारतीयों को क्या नहीं कर सकते? संचालित नहीं कर सकते। वो भारतीयों का सहयोग लेते हैं, इसलिए भारतीय उसके अंतर्गत क्या करते हैं? सहयोग की नीति अपनाते, उनके कार्यों का बहिष्कार करते हैं। और उनके बहिष्कार के अंतर्गत विशेष रूप से किस किस में उनका, जैसे उन्होंने सबसे पहले उनका जो राजनीतिक बहिष्कार है, उनमें आर्थिक स्थितियों के आधार पर है, उनकी सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर है, इसका क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। और बहिष्कार के माध्यम से भारत के अंदर उसको अंग्रेजी शासन को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सकता। तो यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपना करके अंग्रेजी शासन का विरोध करने का आधार तैयार किया। और इस शासन के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण आधार है, जैसे कि उदारवादियों ने जो नीति अपनाई थी, कौन सी जो नीति अपनाई थी, वो नीति और जो साधन थे वो साधन बिल्कुल क्या थे? अप्रभावी थे। और इस अप्रभावी नीति के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने इस नीति और साधन को प्रभावी बनाने के माध्यम से अंग्रेजी शासन को क्या किया जा सकता है? अंग्रेजी शासन को भारत में पूरी तरह से कमजोर बनाया जा सकता है और भारतीय हितों की अनदेखी से रोका जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक आधार है, इसलिए वो पहले ही कह चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक पहले ही कह चुका है, क्या कह चुका है कि हमें जो उग्रवादियों की जो उपाधि मिली है वो उपाधि हमारे साधनों से मिली है, और इस साधनों के माध्यम से ही हमें उग्रवादियों के नाम से जाना जाता है। तो एक तो सबसे पहला आधार है निष्क्रिय प्रतिरोध। और निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है शासन में भाग नहीं लेना, बहिष्कार की नीति अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी राजनीतिक, विदेशी न्याय, विदेशी शिक्षा, विदेशी सभी प्रकार की जो अंग्रेजी शासन जिसमें अंग्रेजों का हित हो रहा है उसको पूरी तरह से क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो एक तो ये नीति की बहिष्कार किया जाए। अब इसका दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी विरोध करने की वहां विरोध भी किया जाएगा। और हिंसा से अगर मानेंगे तो अंग्रेजों का हिंसा के द्वारा भी क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। तो ये तिलक की एक सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभावी साधन है। और इस प्रभावी साधन के माध्यम से क्या किया गया है? अंग्रेजों का विरोध किया गया है। तो एक नंबर पर हमने देखा, निष्क्रिय प्रतिरोध, और 2 नंबर पर है स्वदेशी अवधारणा। स्वदेशी धारणा
उग्रवादी के जो दूसरा जो प्रभावी साधन है वो स्वदेशी है। देखिए, स्वदेशी धारणा का सीधा सा अर्थ ये दिया गया है कि स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब है अपना, और देश का मतलब है राष्ट्र, अपना राष्ट्र। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, और विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का, ध्यान देना, विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। तो दो पूरक है, एक तो स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए और विदेशी वस्तु को क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। अगर विदेशी वस्तु का बहिष्कार कराया जाए, किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने से भारत में उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा, और विदेशी वस्तुओं के कारण, क्योंकि भारतीयों का जो शोषण होता है, भारतीयों का जो शोषण होता है, भारतीयों पर जो क्या होता है, अन्याय होता है, भारतीयों पर जो अत्याचार होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम विदेशी वस्तुओं को क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं, और विदेशी वस्तुओं को अपनाते हैं तो इसकी वजह से वो हम पर इनका क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा उच्च मूल्यों पर, उनको क्या करता है, उच्च मूल्यों पर भारतीयों को बेचते हैं, और जिससे भारतीयों का क्या होता है, शोषण होता है। और भारतीयों का जो शोषण होता है उसकी वजह से भारतीयों की जो, एक तो भारतीयों का शोषण होता है, और दो नंबर पर भारत में जो बने हैं जो उद्योग है, भारत में जो बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उद्योग हैं, वो क्या हो जाते हैं, भारतीय जो उद्योग है, भारतीय जो उद्योग है वो पूरी तरह से क्या होंगे, नष्ट होंगे, और नष्ट होंगे तो ये उद्योग धंधे पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसमें जो काम करने वाले जो भारतीय हैं वो भारतीय क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार हो जाएंगे तो भारतीयों में पूरी तरह से क्या जाएगी, दरिद्रता जाएगी। हम पूरी तरह से किसके, अंग्रेजी शासन के क्या बन जाएंगे, कठपुतली बन जाएंगे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ये कहा कि शोषण से भी बच जाएं और हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ जाए, हमारे उद्योग धंधे भी पूरी तरह से क्या हो जाए, पल्वित हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाना पड़ेगा, जिससे हमारे राष्ट्र की समृद्धि बढ़ेगी, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, हमारे व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, कार्य करने का अवसर मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन करने से क्या किया जाएगा कि हमारे देश के अंतर्गत जो भारतीय हैं उनमें एक प्रकार से भारतीयता के प्रति एक राष्ट्रवादी लहर पैदा होगी, जिसमें हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखने का सबसे बड़ा आधार तैयार किया जा सकेगा। तो ये जो उदारवाद का जो दूसरा साधन था, जो सबसे प्रभावी साधन है स्वदेशी धारणा, और स्वदेशी धारणा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, हम अन्याय के वातावरण से, शोषणकारी समाज से, अत्याचारी युग से बच सकते हैं। और वर्तमान दौर में भी इसी प्रकार का क्या किया जा रहा है, एक दौर चालू हो रहा है। आपको पता है कि हमारे इस वर्तमान स्थिति के अंतर्गत भारत और चीन इन दोनों के बीच में जो क्या चल रही है, एक बहुत बड़ी एक शीत युद्ध का सा वातावरण चल रहा है कि चीन भारत की जो सीमाएं हैं उस पर घुसपैठ करके क्या करना चाह रहा है, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना चाह रहा है। तो भारत ने भी एक अभियान चलाया है, उस अभियान का वर्तमान में नाम है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब इससे लिया जा रहा है कि भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही क्या है, भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्योंकि भारत अब सबसे ज्यादा जो चीन की बनी हुई वस्तुएं हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो चीनी अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ज्यादातर हिस्सा किसमें शामिल हो रहा है,
इस चीन की अर्थव्यवस्था में। इसीलिए तो भारत में चीन की में बनी हुई अनेक वस्तुएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई है, इनके ऐप बने हुए हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है और इन पाबंदी लगा करके ये कहा कि इस प्रकार के चीन की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो ये एक उस समय का दौर था और उस दौर के आधार पर आज भी हमें ऐसी आवश्यकता है। वो पहले भारत की आजादी, आज पहले हम राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई तब तक नहीं तरीके से लड़ी जा सकती है जब तक हम पूरी तरह से स्वदेशी की भावना को नहीं अपना सकते। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी साहब है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत के युवाओं को एक रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारे भारत के अंतर्गत जो क्या है, जो चीन के द्वारा जो हमारी अर्थव्यवस्था को जो चौपट किया जा रहा है, उसको भी रोकने में क्या की जा सकती है, मदद की जा सकती है। तो इस प्रकार का जो धारणा बनी है, तो ये सबसे बड़ा आधार है। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसका जो प्रभावी साधन है, तीसरा जो सबसे प्रभावी साधन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों के साधन के तीसरा सबसे प्रभावी शिक्षा है राष्ट्रीय शिक्षा। और राष्ट्रीय शिक्षा ही क्या पैदा कर सकती है, राष्ट्रवाद पैदा कर सकती है। राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए हमें हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति क्या होना जरूरी है, गौरव, उसके गौरव पर हमें ज्यादा से ज्यादा, उसके गौरव पर ज्यादा से ज्यादा हमें इसके गौरव को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में हमें जो यश है वो हमारे राष्ट्रवादी करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत इसमें स्वदेशी मूल्य है, स्वदेशी अवधारणा 2 नंबर पर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा में हमारी जो हिंदुत्व की धारणा जो सभी धर्मों में सामंजस्य फैलाती है, सब में सामंजस्य उत्पन्न करती है और सबके विकास पर क्या करती है, जोर देती है। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जैसे लोकमान्य तिलक ने गणपति महाराष्ट्र में एक उत्सव शुरू किया, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। ये शिवाजी गणपति उत्सव जो हमारे इष्ट देवता के आधार पर, ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहली बार अभी गणेश चतुर्थी गई है, यहाँ पर बड़ी धूमधाम से गणपति उत्सव पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र के अंतर्गत गणपति जो उत्सव है वो एक अलग तरीके से और अलग ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उसको वो एक प्रकार से जैसे हमारे त्योहार को हम भी वैसे तो त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में इसको एक विशेष प्रकार से आयोजन करवाया जाता है, एक राज्य स्तर पर। इस प्रकार से ये गणपति उत्सव 1893 के अंतर्गत लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। शिवाजी उत्सव जो हिंदुत्व के राष्ट्रवाद की लहर पैदा की, और इस लहर के आधार पर उन्होंने एक पूरे राष्ट्र के अंतर्गत जो एकता और अखंडता और विदेशी आक्रमणकर्ता को पूरी तरह से क्या किया, खत्म किया, रोकने का प्रयास किया। ये हमारे जो गौरव है, इन गौरव को हमारी राष्ट्रीयता से जोड़ करके देखा जाता है, और इस राष्ट्रीयता को जोड़ करके उनको एक बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का स्वरूप उपलब्ध कराया है। और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, और इस मातृभाषा के अंतर्गत
अंतर्गत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा को क्या दिया जाए, हिंदी भाषा को क्या दिया जाए, महत्व। तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया और इस प्रकार एक भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रवाद का लहर तैयार की गई जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही। और इसके रूप में हम देख सकते हैं कि जो उग्रवादियों के द्वारा जो प्रभावी साधन अपनाए गए जिसके अंदर निष्क्रिय प्रतिरोध है, 2 नंबर पर स्वदेशी की अवधारणा है, 3 नंबर पर है राष्ट्रीय शिक्षा है, ये प्रभावी साधन रहे और ये जन आंदोलन तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और आज हमने जो उग्रवादियों का जो अध्याय पढ़ा है इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के राष्ट्रवादियों के परिणाम स्वरूप ही 1909 का 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो उग्रवादियों के द्वारा जो अंग्रेजी शासन का विरोध किया गया था। इस विरोध को पूरी तरह से असंतोष के रूप में एक ज्वाला देखने को मिली है और अंग्रेजी शासन इस व्यवस्था को शांति करने के लिए 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी एक आधारशिला तैयार करती है, क्योंकि इस पहली बार 1909 के अधिनियम में ही हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों के अंतर्गत सीट प्रदान की गई थी। तो आज हमने जो उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण देखा, जो राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण था वो उग्रवादी चरण था, वो लालवाल पाल के द्वारा नेतृत्व किया गया चरण था, जिसके माध्यम से भारत के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी उसको आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इस कार्य के द्वारा भारत की आजादी का एक नया अध्याय जुड़ा है और हम इसे पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, एक भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ करके देख रहे हैं जो हमारी आजादी का सबसे बड़ा कारण है। तो हमने आज इसको उग्रवाद को इसके जो उदय के कारण थे उसके जो प्रभावी जो साधन है उनको मूल्यांकन के रूप में हमें देख रहे हैं। शॉर्ट के अंदर देखा है 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया है, जो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करता है, जिसमें पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में जो पहली बार जो हिंदू और मुस्लिम यानी धर्म के आधार पर क्या किया गया है, उनको जो स्थान है वो आवंटित किए गए हैं, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। तो हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने उग्रवादियों के उदय के कारण देखे और ये बहुत ही सरल शब्दों में देखे हैं। हम ये जानते हैं कि ये आपको ये जो आज का जो हमारा जो बिंदु था आपको बहुत समझ में आया होगा। और एक जो कल हमारी जो नई जो वीडियो आएगी वो गांधीवादी युग को संबोधित करेगी और गांधीवाद के जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद का जो सबसे अंतिम जो चरण था, जिसको हमारा जो राष्ट्रवाद का जो लक्ष्य निर्धारित किया और उसको अंतिम मंजिल तक पहुंचाया और गांधी जी ने उसका नेतृत्व प्रदान किया और अहिंसात्मक नीति के माध्यम से उसको क्या किया है, उसको प्राप्त करने का जो संकल्प था उसको पूरा किया है। उसको हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आप लगातार अंत तक इस वीडियो में बने रहें और लाइक करें और इसको बार बार से क्या करें, एक बार इसको रिपीट करके अच्छी तरह से समझेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसको हम अगली कक्षा के अंतर्गत विशेष रूप से देखेंगे। तो आप आगामी कक्षा के अंतर्गत हम एक गांधी युग की शुरुआत करेंगे और गांधी जी के द्वारा जो हमारी आज़ादी का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई है, भारतीय राजनीति में उनकी जो योगदान है उसको हम देखेंगे। धन्यवाद। आज बस हम इतना ही।